नमस्कार। आज हम एक नए अध्याय के साथ बात करेंगे। आज हम वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत मूलतः जिस समस्या को लेकर प्रतिपादित हुआ है और वेगनर ने अपने जो बात कही है वो एक बहुत अलग सी बात है, जहां पृथ्वी के निर्माण से संबंधित और दूसरी सारी बातें कही गई। वहीं वेगनर ने भी उन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखकर बात करने का प्रयास किया। और इनकी जो मूल जिस समस्या पर वेगनर ने अपनी बात कही है वो है कि महाद्वीपों के किनारे जितने आपके जो पर्वत नजर आते हैं हमें को, जैसे अफ्रीका, भारत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके लिए कहा गया है कि महाद्वीपों का जो खिसकाव हुआ है उसके कारण से जो किनारे थे उन पर जो आपका मैग्मा था उसमें बल पड़े और वो बल ही कालांतर में जैसे ऊंचाई को प्राप्त हुए और वो पर्वत कहलाए। तो महाद्वीपों के किनारे पर दुनिया के जितने भी पर्वत हैं उन सब के निर्माण की जो समस्या थी उसका हल शायद खिसकाव की अवधारणा के साथ या खिसकाव के सिद्धांत के साथ पूरा हो जाता। लेकिन कुछ पर्वत ऐसे हैं जो महाद्वीपों के बिल्कुल मध्य में हैं और स्थल भाग पर हैं, बिल्कुल बीच में, और उसके साथ साथ उनकी जो दिशा है वह पूरब से पश्चिम है। तो जितने महाद्वीपों के जितने पर्वत आपके महाद्वीपों के किनारों पर है वो उत्तर से दक्षिण है। लेकिन और उसमें ये बात भी ठीक से समझ में आती है कि खिसकाव के कारण से जो मलबे में वलन पड़ा होगा उस वलन के कारण से किनारों का जो भाग सबसे ज्यादा प्रभावित रहा होगा उसमें मोड़ पड़ गए होंगे और पर्वत बने होंगे। लेकिन महाद्वीपों के बीच में जो आपके पर्वत हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, इस पर हमारे जो वेगनर हैं उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि ये जो महाद्वीपों के बीच में आपके जितने भी मोड़दार पर्वत हैं इनका कैसे निर्माण हुआ, इस बात को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। लेकिन वो समझाना कुछ और चाहते थे और वो सारी की सारी दिशा पता नहीं किस ओर चली गई। और फिर बाद में उनका जो मानना था वो मानना इस दृष्टि से था कि महाद्वीपों का जो महाद्वीपों का जो आपका वेगनर ने माना कि ये मोड़दार जितने पर्वत हैं इनका खिसकाव के कारण से ये सारा का सारा निर्माण हुआ है। इस दिशा में कई दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इस बात को किया है। खिसकाव जैसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थानांतरण जैसे महत्वपूर्ण रूप से इस सारी की सारी थ्योरी का भाग है, जिसको वेगनर ने बताने का प्रयास किया। वेगनर का ये मानना था कि अभी वर्तमान में जो महाद्वीप हम जहाँ देख रहे थे वह महाद्वीप वहाँ पर नहीं थे। पहले इनकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति कुछ और थी और इसके माध्यम से, इस खिसकाव के माध्यम से वो मोड़दार जितने पर्वत किनारे पर, महाद्वीपों के किनारे पर, उस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने अपनी खिसकाव की बात की। और खिसकाव की बात करते करते मुझे लगता है वो कई सारी समस्याओं से गिर जाते हैं, लेकिन कुछ बात जो है वो हमारे समझ में आती है और उसके कारण जितने जिम्मेदार कारण हैं खिसकाव के, हो सकता है कि वो जितने फोर्स की बात कर रहे हैं उतना फोर्स नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो एक बात है जो हमारे दिमाग को स्ट्राइक करती है वो निश्चित रूप से खिसकाव वाली बात हो सकती है। तो वेगनर महोदय ने सबसे भी पहले इस विस्थापन वाली बात को फ्रांसीसी विद्वान एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में कहा कि
महाद्वीपों का प्रवाहित हुए हैं और उनके कारण से ये पर्वतों का निर्माण और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यद्यपि ये बात अलग है कि उस स्नाइडर वाली बात में के तर्क में भी कोई वैज्ञानिकता नहीं थी, इसलिए उस बात को बहुत ज़्यादा नहीं माना गया और उसे नकार दिया गया। लेकिन खिसकाव वाली विषय को उन्होंने सबसे पहले रखा। इसी के साथ गिफ्री टेलर ने 1910 में स्थल भाग के क्षैतिज स्थानांतरण को जिम्मेदार माना है और उसी से मोड़दार पर्वतों के निर्माण हुआ है। परंतु टेलर भी कोई बहुत विशेष साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, क्योंकि आप हम जानते हैं कि बिना साक्ष्य के कोई भी बात वैज्ञानिक सी लगती है और वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए साक्ष्यों का होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में जिस विद्वान ने साक्ष्य प्रस्तुत किए, मुझे लगता है वेगनर ने इस बात को ठीक से प्रस्तावना की है ताकि लोगों के गले उतर सके कि मैं जो बात कह रहा हूँ मोड़दार पर्वतों के निर्माण के लिए, वह कहीं न कहीं से किस तरह से सच बैठती है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए वेगनर ने 1912 में इस सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था। 1915 व 20 में इसकी विस्तृत विवेचना भी उन्होंने की कि मैंने जो बात कही है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार और कौन कौन से साक्ष्य मैं दे रहा हूँ, जिनके कारण से, जिनके आधार पर मैं ये सारी बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि महासागरों की जो तली है और महाद्वीपों की जो स्थिरता की संकल्पना, परिकल्पना है, डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस का उन्होंने इस नाम से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वेगनर के सामने जो समस्या थी वो समस्या दो थी कि मोड़दार पर्वतों के निर्माण की बात भी करना और उसके साथ साथ स्थल भाग जितने आज की तारीख में हम देख रहे हैं उनमें जो जलवायु परिवर्तन हुआ, तो वो जलवायु परिवर्तन किन कारणों से हुआ है वो उन्होंने बताने का प्रयास किया। ऐसे उन्होंने तथ्य दिए, उदाहरण दिए, जिसके माध्यम से वो समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण से ये जो जलवायु परिवर्तन के जो प्रमाण धरातल पर हमको मिलते हैं उनका समाधान उनसे हो सकता है। उनका ये मानना था कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए। उन्होंने कहा कि स्थान वही है लेकिन जलवायु में परिवर्तन। उनका ये मानना था कि जैसे दुनिया के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भूमध्य सागर के निकट है, वहां पर किसी भी प्रकार की हिम आवरण की कल्पना हम नहीं कर सकते, हिमानी की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कालांतर में वो हिम से आवृत रहे। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके समाधान को वो बताने का प्रयास करते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे आज आप जिस अंटार्कटिका महाद्वीप को देखते हैं वहाँ दुनिया के सबसे बड़े कोयले के भंडार है। आप इस बात पर आपको ताज्जुब हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे मिरेकल हो गया, कोई अविश्वसनीय सी बात है, क्योंकि वहाँ का जो तापमान है वो -150 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर एक पत्ता भी नहीं पैदा होता है वहाँ पर कोयले का भंडार कैसे हो सकता है। इस कोयले के भंडार के लिए ये बात निश्चित है कि वहाँ पर बहुत घना वन होना चाहिए जो आंतरिक भू हलचलों के कारण से धरातल में नीचे दब गया और नीचे की गर्मी के कारण से वो अधजली लकड़ियाँ कोयले में परिवर्तित हो गई। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। तो उन सब समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं ये जो जलवायु परिवर्तन वाला जो विषय वेगनर ने शुरू किया, इसके माध्यम से वो हल निकालने का प्रयास करते हैं, जो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जैसे जिसको कह सकते हैं हम साक्ष्य है या समर्थन है जिस बात का। लेकिन अब ये जो बहुत बड़ा जो परिवर्तन है, जैसे अगर अंटार्कटिका जो वर्तमान अंटार्कटिका है तो इसको ये मानिए कि वो बिल्कुल आपका सदाबहार वन वाले क्षेत्र, बड़े वृक्षों वाले क्षेत्र में रहा होगा, तो निश्चित रूप से भूमध्य रेखा के करीब रहा होगा, जहाँ पर वर्षा का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा रहा, तभी जाकर बड़े घने वो आपके पेड़ होते। तो ठेठ
आपका जिसको कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से प्रवाह होकर बिल्कुल दक्षिण ध्रुव तक पहुंच जाए, तो ये जो परिस्थिति है इसके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़े प्रवाह की जरूरत है, बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत है। अब इन सब चीजों को का समाधान ढूंढते हुए उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य दिए जो निश्चित रूप से हमारे लिए अनुकरणीय हैं। हम आगे के अध्याय में, आगे के लेक्चर में उस बात को समझने का प्रयास करेंगे।